स्वागत है आप सभी लोगों का। और आप सभी को पता है आज है कारगिल विजय दिवस। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों का इंटरेस्ट होता है इस टॉपिक के फील्ड में कि वो जाने कि ये जो वॉर है क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें। बट मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस पे आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ, जो न्यूज़ डिबेट आती हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती है, वो सारी चीज़ें देखते रहता हूँ। ना केवल इंडिया, जो फॉरेन मीडिया है उनके भी आर्टिकल्स और उनके जो डिबेट्स हैं वो भी मैं देखता हूँ इससे रिलेटेड। तो मेरा जो कंक्लूजन है यहाँ पे बेसिकली कारगिल वॉर को लेके, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे बेसिकली शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान से। समय होता है 17 मई का 1919। वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है, मतलब गवर्नमेंट को जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे कहा जाता है कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर देते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ घंटे पहले उनको एक ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग में उनको ये बताया जाता है कि जो कारगिल की चोटियां हैं उन पे जो लोग बैठे हैं वो मुजाहिदीन नहीं हैं या फिर इन्फिल्ट्रेटर नहीं है, मिलिटेंट नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। तो ये सुन के वहाँ के जो पॉलिटिकल एलीट है या फिर जो आर्मी को छोड़ के जो एयरफोर्स या नेवी है उनको भी ये पता नहीं था। तो उनके नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। ज़मीन क्यों खिसक जाती है? क्योंकि इसके पहले ये चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही थी कि जो भी लोग वहाँ पे कब्जा किए उनको पता था पहले से। ऐसा नहीं कि उनको पहली बार पता चलता, उनको पता था पहले से। बट उनको ये पता था कि जो लोग भी पहाड़ियों पे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग नहीं हैं, वो बेसिकली एक तरह के मुजाहिदीन हैं, इन्फिल्ट्रेटर हैं। तो किसी देश के ऊपर ये नहीं आता है। और जब किसी देश के सैनिक प्रॉपर किसी देश के टेरिटरी में जाते हैं तो ये एक तरह का डिक्लेयर्ड वॉर हो जाती है। तो जब पाकिस्तान की आर्मी ये ब्रीफ करती है, जब डीजीएमओ ये बनाते हैं पॉलिटिकल एलीट को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनके समझ में आता है कि हमने तो इंडिया के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। बट उनका जो असेसमेंट था वो कुछ उन्होंने प्लान करके किया था। अब वो प्लानिंग भी कुछ ही लोगों को पता थी। कुछ लोगों का मतलब इन शॉर्ट आप कह लो कि उस समय के जो आर्मी चीफ थे मुशर्रफ, केवल और केवल उन्हीं का असेसमेंट था। बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ के पॉलिटिकल एलीट को नहीं पता था, एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनको नहीं पता था, नेवी वालों को नहीं पता था कि ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान किया गया है। और इवन जो आर्मी है उनके जो कमांडर्स हैं उनको भी नहीं पता था। उनमें भी कुछ 3-4 लोगों को ही पता था कि ये ऑपरेशन प्लान किया गया है और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। अब पहले असेसमेंट देखते हैं या फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जब पहले से चोटियां कब्जा कर रखी है, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, फिर भी ये लड़ाई वो हार क्यों गए और क्यों वो इतना मजबूर हो गए कि उनको बेसिकली विड्रॉल करना पड़ा। तो अब पहले असेसमेंट डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्या प्लान करके ये सब चीज़ें किया था। अब ये असेसमेंट है जो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेड है। वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट है बेसिकली पाकिस्तान के या वहाँ के जो कॉलमनिस्ट हैं या फिर जो वहाँ के राइटर हैं वो बेसिकली ये बात करते हैं मुशर्रफ के हवाले से। तो मुशर्रफ ने ऐसा प्लान किया था कि एक बार उनका ये असेसमेंट था कि एक बार अगर हम चोटियों को कब्जा कर लेते हैं तो जो बेसिकली एक हाईवे जाता है हमारा, जो कनेक्ट करता है सियाचिन से बाकी इस एरिया को, हमारे लद्दाख के एरिया को, तो उनका ये प्लान था कि वो क्या कर देंगे, उस हाईवे पे कब्जा कर लेंगे, उसको कट डाउन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया मजबूर हो जाएगा और सियाचिन छोड़ देना पड़ेगा। बेसिकली जो परवेज मुशर्रफ थे वहाँ के आर्मी चीफ, उनमें एक कसक था कि जब इंडिया ने सियाचिन को कब्जा कर लिया उस टाइम पे वो कमांडर पोस्ट पे थे, तो उनमें ये था कि हमको सियाचिन को वापस लेना है। अब इस प्लान के साथ साथ उनका ये असेसमेंट भी था। उनका ऐसा मानना था कि अगर इंडिया को पहले तो जून से पहले पता नहीं चलेगा कि हम वहाँ पे आ गए हैं, दूसरी बात अगर उनको पता भी चलता है तो वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी। ये उनका असेसमेंट था। जिस तरीके से इंडिया ने रिएक्ट किया उनको नहीं लगता था कि इंडिया ऐसे रिएक्ट करेगी। दूसरा उनका असेसमेंट ये था कि अगर इंडिया उस तरीके से रिएक्ट करती है तो हमारे जो मुजाहिदीन हैं या हमारे जो इन्फिल्ट्रेटर है, मिलिटेंट हैं कश्मीर में, हम उनको उकसाएंगे, वहाँ पे एक लड़ाई चालू हो जाएगी। तो इंडिया क्या करेगा, अपने सैनिक यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकता है, मतलब डिप्लॉय नहीं कर सकता है। तो टू फ्रंट पे इंडिया को लड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ उनका एक असेसमेंट था कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा ब्लंडर होता है तो चाइना हमारे साथ आएगा। अब मुशर्रफ ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि जब ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था करगिल वाला, उससे कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही मुशर्रफ चाइना जाके आए थे, वहाँ पे मिल के आए थे। तो उनको कुछ एश्योरेंस मिला हो या कुछ भी मिला हो, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक लोग अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। और वहीं से चीन से ही उन्होंने फ़ोन करके मतलब इस पूरे प्लान के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में, यहाँ के जो आर्मी मतलब जो भी कमांडर्स थे जिनसे मुशर्रफ को बताना था, उन्होंने प्लान किया, फ़ोन पे ही प्लान किया। इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने फ़ोन पे प्लान किया। अब ये जो फ़ोन का प्लान है, ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ प्लान हुआ है।
अब वो डायरेक्टली ये प्लान इंडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडिया और चाइना की ट्यूनिंग शुरू से ही ख़राब रही है, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है भी बेसिकली कि पाकिस्तान की और चाइना की ट्यूनिंग अच्छी है, वो फ्रेंड भी हैं, स्ट्रेटजिक उनका एलाई है वो, और हम नहीं हैं। तो चूँकि हमारे साथ वो डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान को पता चलेगा तो भी बुरा लगेगा। तो वहाँ पाकिस्तान की बेसिकली मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि उस टाइम पे चाइनीज़ खुद ने अमेरिका को ये चीज़ें शेयर की, और अमेरिका के थ्रू इंडिया को ये बात पता चली कि आपके यहाँ पे इस तरीके का कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं वो कारगिल की जो चोटियाँ हैं उसको कब्जा करनी है। एक व्यू, एक परसेप्शन ये है। इसका दूसरा परसेप्शन ये है कि हमारे जवान कुछ पेट्रोलिंग पे जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ हरकतें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो आपके मन में आएगा कि क्या इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जो उस टाइम के हमारे बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका ये स्टेटमेंट है कि जब ये सारी चीज़ें हुई, कारगिल चोटियों पे पाकिस्तानी आर्मी आके बैठ गई, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और एक तरह से एक आप कह सकते हो कि अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और इंडियन आर्मी में, जैसे चाइना और इंडिया में थी, उसी तरीके से अनडिक्लेयर्ड ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई भी अपनी चौकी नहीं बनाएगा। बेसिकली ये इतना मतलब ख़राब टेरेन है, इतना डिफ़िकल्ट यहाँ पे पेट्रोलिंग करना होता है, रहना होता है। तो बेसिकली ये एक अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी कि आप भी यहाँ पे, पाकिस्तानी आर्मी का भी था कि हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, और इंडियन का भी था कि हम भी, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ था ऐसा ही चलता आ रहा था, कोई वहाँ पे रहता नहीं था। कभी कभी जब मौसम अच्छा होता था तो लोग पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, बट उस टाइम पे अचानक पाकिस्तान आर्मी इसका एडवांटेज लेके, चूँकि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि कोई वहाँ पे रहता नहीं है, कोई एक दूसरे के ऊपर वहाँ से अटैक नहीं करता है, कोई एक दूसरे के टेरिटरी को कब्जा नहीं करता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा था। तो पाकिस्तान ने जब अचानक से कब्जा कर लिया और यहाँ पे हमारे देश के जो सैनिक है वो पेट्रोलिंग के लिए गए, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे तो कब्जा हुआ है। इसको कंफर्म करने के लिए दूसरे दिन हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, बट जब पाकिस्तानी आर्मी को पता चलता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, उनको तो दिख ही रहा है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, और वो वहाँ पे बंकर बना लिए थे, इतना दिन से थे कि वो बंकर बना के बंकर के अंदर थे। बट फिर भी इंडियन आर्मी थी, उसको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं, ये लोकेशन है, यहाँ पे लोग हैं, बट पूरी लोकेशन अभी पता नहीं चली। अब वहाँ पे जो बेसिकली लोग बंकर में रह रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के, जब इंडियन हेलीकॉप्टर्स आते थे तो ये लोग ऑर्डर मांगते थे अपने बेसिकली आर्मी चीफ से या जो भी कमांड है वहाँ से फायरिंग का, कि उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करें। बट वहाँ से उनको ऑर्डर इसलिए नहीं मिलता था कि उनको एक तरह से सरप्राइज अटैक करना था। तो वो कहते थे कि हमारे जो सरप्राइज प्लान है वो ब्रेक हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे ऑलरेडी हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरीके से इंडियन हेलीकॉप्टर जाते रहे, उन्होंने पूरा देखा, बट स्टिल जितनी तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया था, कुछ 5 to 6 किलोमीटर वो इंडियन टेरिटरी में अंदर आ गए थे। जितनी भी पहाड़ियाँ हैं कुछ 150 किलोमीटर में सारे पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। इतना इंडिया को पता नहीं था, और इंडिया ने क्या किया, बिना अपने पॉलिटिकल एलिट को बताए हुए इंडियन आर्मी ने सोचा कि ये छोटे मोटे इन्फ्लेट्रेशन है। इंडियन आर्मी को भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, तो इन्होंने सोचा एक छोटा मोटा इन्फ्लेट्रेशन है, कुछ लोग होंगे, 50-100 लोग होंगे, बटालियन भेजा जाएगा, ये लोग खाली करवा लेंगे। जब वहाँ पे बटालियन भेजी गई, जब थोड़ी फायरिंग होने लगी और हर जगह से फायरिंग होने लगी, तब पता चला कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरा प्लान्ड एक तरह का ऑपरेशन है और इसके खिलाफ एक अच्छी जंग हो सकती है। उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है और हमारी जो आर्मी है, आपस में डिस्कशन हुआ, पूरी प्लानिंग हुई कि किस तरीके से लड़ाई लड़ना है, क्या क्या करना है, वो एक अलग स्टोरी है। हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों हार गया, तो हम पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जब ये ब्रीफिंग दे दी गई DGMO की तरफ से कि हमारे वहाँ पे पर्सनल हैं, तो जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट है उनका अब क्या हुआ कि अब उनको पॉलिसी बनाना होता है, उनको ये बताना होता है, दूसरे देशों को कन्विंस करना होता है कि हमने लड़ाई स्टार्ट नहीं किया है बेसिकली, और या फिर ये रीज़न है। क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल एलीट को ये पता नहीं था, और जब अचानक से पता चलता है कि हमने कब्जा किया है दूसरे देश के खिलाफ, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है उसके ऊपर एक प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बातें ओपन होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो पूरी दुनिया से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। बट जो नवाज़ शरीफ होते हैं उनको पता चल जाता है कि जो आर्मी है उनकी बात नहीं सुन रही है, और जो लीडर्स होते हैं उनको भी नवाज़ शरीफ यही बताते हैं कि मुझे खुद नहीं पता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि जब ये चीज़ पता चली हमारे पॉलिटिकल एलीट को, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया। फ़ोन पे उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। एक तरफ आप बात करने की बात करते हो, हमने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी को लाहौर गए थे, और उसी टाइम वहाँ के जो आर्मी चीफ है, मतलब जब ये लाहौर गए थे
उसके एक दिन पहले पेपर में ये आ जाता है कि जो आर्मी चीफ हैं या फिर जो आर्मी है वो अटल बिहारी वाजपेयी के स्वागत में नहीं जाएगी। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, किसने छपवाया पेपर में, इसका कोई भी वो सोर्स नहीं मिलता है, बस पेपर में आ गया था, एक हेडलाइन थी पेपर में। तो इससे ये पता चलता है कि आर्मी खुश नहीं थी, अटल बिहारी का जो विजिट था उससे आर्मी खुश नहीं थी। बट ऐसा हुआ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, उनका पूरा स्वागत हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो इवन उस टाइम पे चीफ थे और कारगिल वॉर के टाइम भी चीफ थे, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने सल्यूट किया, उनके जो आर्मी एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सल्यूट किया। ये सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी डिस्कशन हुआ फ़ोन पे कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं, हम एक तरफ शांति को साथ लाना चाहते हैं, शांति करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप लड़ाई छेड़ दिया हो। तो सिंपली जो नवाज शरीफ थे उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी आर्मी ने ये किया है। तो एक तरह से पूरी दुनिया को पता थी, उसके पहले भी कई बार पाकिस्तान में कू हो चुका था, मार्शल लॉ लग चुका था, तो सबको पता था कि पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा होता है कि आर्मी अपने मर्जी से ऑपरेशन लॉन्च कर देती है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका नहीं सुनती है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक तरह से सिंपली सरेंडर कर चुकी थी। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके एयरफोर्स चीफ को और उनके नेवी के चीफ को भी नहीं पता था, तो वहाँ पे भी एक तरह से शक्ति का खींचतान चल रहा था। अब इसके बीच में इंडिया को तो रिएक्ट करना ही था, इंडिया ने पूरे प्लानिंग के साथ रिएक्ट किया। तो 1 जून में तो इंडियन आर्मी को जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई। सेकेंड वीक, थर्ड वीक आते आते इंडियन आर्मी जो है धीरे धीरे डोमिनेट करने लगी, उधर से एयरफोर्स भी लग गई, बमबारी होती थी। तो अब जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, लिटरली उनका ये स्टेटमेंट है कई सारे सैनिकों का, और कई जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि चूँकि उनके पास कोई एम नहीं था कि उनको लड़ना है तो कब तक लड़ना है, कहाँ तक लड़ना है, किस एक्सटेंट तक उनको हेल्प मिलेगी, उनको एयरफोर्स की हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ज़रूरत पड़ेगा तो एयर नेवी की हेल्प मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्लान नहीं था उनके तरफ से। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनके खाना ख़त्म हो गए, बहुत बार हुआ उनके पास गोलियां नहीं हैं, ये सारी चीज़ें नहीं थी उनके पास। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें, चूँकि आर्मी है तो आर्मी तो आप चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, किसी भी देश की आर्मी है, वो सरेंडर करने से अच्छा लड़ के मरना समझते हैं। तो बहुत जगह ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि जो उनकी आर्मी थी भले उनको खाने को नहीं था, बट जब उनके पास हेल्प आती थी तो वो कहते थे, पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे जवानों ने, बहुत बटालियन ने कहा कि हमको खाना नहीं चाहिए, हमको गोली दीजिए, हमको लड़ना है। तो एक तरह का ये आर्मी का पैशन होता है, तो उनकी आर्मी का भी पैशन था, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, बहुत मुश्किल टेरेन थी। उनको भेज तो दिया गया था, ऊपर बैठा तो दिया गया था, बट नीचे से जो सप्लाई भेजना था वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, ऊपर से बमबारी हो रही थी। अब सिचुएशन इतना ख़राब हो चली कि अब यहाँ पे 2 स्टोरी आती है, पाकिस्तान की है बेसिकली ये 2 स्टोरी। पहली स्टोरी हम डिस्कस करते हैं जिसको ज़्यादा लोग मानते हैं। तो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जब बहुत ही हालत ख़राब हुई, पॉलिटिकल हो गया, ऐसा लग गया कि अब पाकिस्तान हार रहा है, तो जो परवेज़ मुशर्रफ हैं वो नवाज़ शरीफ के पास आते हैं, हाथ पैर पड़ते हैं कि आप किसी तरीके से अमेरिका जाइए या बात करिए क्लिंटन से और कहिए कि वो इंटरवीन करें इसमें। तो नवाज़ शरीफ बेसिकली बात करते हैं और जो क्लिंटन हैं वो कहते हैं कि आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। बेसिकली नवाज़ शरीफ कहते हैं कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे हो, मैं जहाँ पे हूँ, दोनों लोग वहीं पे रहें, आपस में जो फायरिंग एक्सचेंज हो रहा है वो बंद हो जाए। तो क्लिंटन ने कहा कि नहीं, फायरिंग तो या फिर सीज फायर तो नहीं हो सकता, आपने पेनिट्रेट किया है तो आपको टोटली विड्रॉल करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से भी आपने पेनिट्रेट किया है वहाँ से आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। उससे पहले इंडिया तैयार नहीं है सीज फायर के लिए। ये सब बात को होते हुए फ़ोन पे सारी बातें हुई। इसके बाद भी जो नवाज़ शरीफ होते हैं 4 जुलाई को वो अमेरिका जाते हैं, 4 जुलाई को उनका स्वतंत्रता दिवस होता है, उसी दिन वो अमेरिका पहुंचते हैं। क्लिंटन से वो कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। क्लिंटन पहले से भड़के हुए होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैं आपसे अकेले में बात नहीं कर सकता क्योंकि आपने मेरी कोई भी बात नहीं माना। एक तो आपने इन्फ्लेट्रेट किया, वो बात हमें पता नहीं है, क्योंकि उस समय टाई काफ़ी अच्छी थी अमेरिका और पाकिस्तान की, जो भी बातें होती थी आपस में एक्सचेंज होती थी, इन्होंने नहीं बताया। प्लस जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे जगह ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, वो लॉन्च नहीं किए थे। तो ये सारे उनके आपस में भी कुछ चल रहा था। तो क्लिंटन ने कहा कि मैं आपसे सेपरेट बात नहीं करने वाला हूँ, जो भी हमारी बातें होंगी ऑन पेपर होंगी, वो रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे भी इन्होंने यही रिक्वेस्ट किया कि आप सीज फायर करवा दीजिए दोनों देशों के बीच में, बट क्लिंटन ने फिर से कह दिया कि सीज फायर नहीं हो सकता, आपको विड्रॉल करना पड़ेगा।
अब नवाज शरीफ तैयार हो जाते हैं विड्रॉल के लिए। अब जैसे ही नवाज शरीफ तैयार होते हैं विड्रॉल के लिए, एक दूसरी थियरी आती है पाकिस्तान में, जो बेसिकली आप कह सकते हो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं परवेज़ मुशर्रफ, ये केवल उनकी थियरी है, वही ऐसा कहते हैं और उनके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो ये कहते हैं कि हम तो लड़ाई जीत रहे थे, हम लड़ाई जीत रहे थे, ये जो पॉलिटिकल एलीट है इन्होंने भाग के अमेरिका गए ये और विड्रॉल करने की बात कही, नहीं तो हम तो ये लड़ाई जीत गए होते। या पॉलिटिकल एलीट को कहते हैं कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, नहीं तो हम लड़ाई जीत गए होते। अब क्या होता है इसके बाद पाकिस्तान चूँकि विड्रॉल करने के लिए राज़ी हो जाता है, वो विड्रॉल करता रहता है, बट फिर भी इंडिया की तरफ से फायरिंग नहीं रुकती है, इनके तरफ से सेलिंग होती रहती है, बमबारी भी होती रहती है। तो विड्रॉल के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। अब परवेज़ मुशर्रफ का जो डाटा है वो तो कहते हैं कि कुछ 250 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, बट वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो कॉलम्स लिखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो लोग कहते हैं, या फिर जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ 1000 से 1200 जो वहाँ के पर्सनल्स हैं वो मारे गए। और इसमें ऐसा नहीं कि इंडियन कैजुअलिटी नहीं हुई, इंडिया की भी काफ़ी कैजुअलिटी हुई जब बेसिकली हम वॉर लॉन्च कर रहे थे उस टाइम पे, इनिशियल टाइम पे जब हमको पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना था, उस टाइम पे काफ़ी इंडिया की कैजुअलिटी हुई, कुछ 500 to 550 लोग इंडियन मतलब आर्मी के लोग मारे गए। तो ये पूरी कैजुअलिटी हुई। अब इसका रीज़न क्या था, मेन कॉज क्या है कि ये ऑपरेशन क्यों प्लान किया गया। अब इस ऑपरेशन के पीछे जो ब्रॉड थियरी है वहाँ की पाकिस्तान की, वो ये कहती है कि बेसिकली जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उनके माइंड में ऐसा था कि कुछ ऐसा कियोस क्रिएट हो जाए जिससे क्या हो कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। वो कियोस वो इसलिए क्रिएट करना चाहते थे कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कू हो चुका है, कू मतलब मार्शल लॉ लगाया जा चुका है, मतलब आर्मी राज लाया गया था, तख्ता पलट कर दिया गया था। अब वो तख्ता पलट करने के लिए एक क्या होता है, आपको जो लोग होते हैं उनको अपने साथ लेना होता है। तो उस सेंस में मुशर्रफ ये सोचे कि अगर हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, एक तरह से देशभक्ति जगाते हैं लोगों में, तो लोग हमारे साथ आ जाएंगे, सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। तो जब हम कू करेंगे या फिर तख्ता पलट करेंगे तो लोग हमारा अपोज नहीं करेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि एक मुशर्रफ के माइंड में एक बड़ा रोड मैप था, और हुआ भी ऐसा। जैसे ये सब विड्रॉल हुआ, चीज़ें हुई, तो मुशर्रफ एक अपना एजेंडा प्रोपोगेट करने में सफल हो गए। उन्होंने लोगों को समझा लिया कि हम जीत रहे थे लड़ाई, मतलब हमारे स्वाभिमान पे अपने ले आए, देशभक्ति को जगाया लोगों के कि हम जीत रहे थे लड़ाई। मगर ये जो नवाज शरीफ हैं इन्होंने जानबूझ के जाके अमेरिका में सरेंडर की बात, सरेंडर तो नहीं विड्रॉल की बातें की, ये सारी चीज़ें, और लोग शायद उनके बातों को मान भी लिए और उन्होंने तख्ता पलट भी कर दिया। तो बेसिकली पाकिस्तान में उसी टाइम अक्टूबर में ये पूरी लड़ाई आपकी जुलाई में ख़त्म हुई थी, और अक्टूबर में वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, नवाज शरीफ को हटा दिया गया, आर्मी ने अपना मतलब ये प्रेसिडेंट बन गए आपके परवेज़ मुशर्रफ। तो ये पूरी कारगिल की कहानी रही जिसको मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, जब कभी भी कोई ऐसा इवेंट होगा या संडे टू संडे हम कुछ ऐसी स्टोरी को डिस्कस करते रहेंगे।